नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से रसायन विज्ञान सेक्शन के टॉपिक आदर्श गैस का नियम, रासायनिक गुण और विलयन से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने रसायन विज्ञान सेक्शन के कुल 6 टॉपिक में 205 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और दोस्तों ये हमारा रसायन विज्ञान सेक्शन में 7वां टॉपिक है आदर्श गैस का नियम। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 206 प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर डैश लीटर का आयतन घेरता है। एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर डैश लीटर का आयतन घेरता है। दोस्तों आंसर होगा इसके 22.4 के, ऑप्शन डी 22.4 के। एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और एक वायुमंडलीय दाब एटीएम पर 22.4 लीटर का आयतन घेरता है। आदर्श गैस नियम, जिसे सामान्य गैस समीकरण भी कहा जाता है, एक काल्पनिक आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण है जहां पर P बराबर होगा nRT के, जहां पर P हमारा दबाव को इंडिकेट करता है, P बराबर आयतन को, N बराबर पदार्थ की मात्रा को और R का जो मतलब है दोस्तों वो होगा आपका आदर्श गैस स्थिरांक, आदर्श गैस स्थिरांक, और T बराबर तापमान को इंडिकेट करता है। 207 प्रश्न है सबसे कम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसे डैश कहते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसे डैश कहते हैं। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी प्रज्वलन तापमान, प्रज्वलन तापमान। वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसका ज्वलन तापमान कहलाता है, उसका ज्वलन तापमान कहलाता है, यानी कि प्रज्वलन तापमान जो है वो कहलाता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी तरल का वाष्प दबाव तरल के चारों ओर के दबाव के बराबर होता है और तरल वाष्प में बदल जाता है, और तरल वाष्प में बदल जाता है। किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह ठोस से तरल अवस्था में बदलता है, जिस पर वह ठोस से तरल अवस्था में बदलता है वह उसका होता है गलनांक। गलनांक पर ठोस और तरल चरण संतुलन में मौजूद होते हैं। गलनांक पर ठोस और तरल चरण संतुलन में मौजूद होते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों 208 प्रश्न। डैश कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद मोल भिन्न के समान अनुपाती होता है। डैश कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद मोल भिन्न के समान अनुपाती होता है। आंसर दोस्तों इसका राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समान अनुपाती होता है। राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। फैराडे का नियम एक ऐसा नियम है जो बताता है कि कैसे एक चुंबकीय क्षेत्र विद्युत परिपथ के साथ परस्पर क्रिया करके एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। डाल्टन का नियम कहता है कि गैसों के मिश्रण का कुल दबाव अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। डाल्टन का नियम कहता है कि गैसों के मिश्रण का कुल दबाव अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। और बायल का नियम कहता है कि किसी दिए गए तापमान पर दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 209 प्रश्न है किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। आंसर है दोस्तों इसका चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। जूल का नियम कहता है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, चाहे उसका आयतन और दबाव कुछ भी हो। जूल का नियम कहता है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा
केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, चाहे उसका आयतन कुछ भी हो और दबाव कुछ भी हो। बॉयल का नियम कहता है कि गैस का दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। अवोगाद्रो का नियम कहता है कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो का नियम कहता है कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कौन सा रासायनिक नियम कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है ताकि CO2 की घुलनशीलता में वृद्धि हो? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, यह हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग है। यह हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अतः शीतल पेय में CO की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर सील कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान परीक्षणों की खोज की, जिससे तत्वों की आवधिक तालिका का विकास हुआ? आंसर दोस्तों इसका जोहान वोल्फगैंग डोबेर्नियर ने। जोहान वोल्फगैंग डोबेर्नियर ने। जोहान वोल्फगैंग डोबेर्नियर जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 13 दिसंबर 1780 और इनका जो निधन है वो 24 मार्च 1849 को हो गया था, जोहान वोल्फगैंग डोबेरियर का। ये एक जर्मन रासायनिक थे जो उस काम के लिए जाने जाते हैं जो रासायनिक तत्वों के लिए आवर्त नियम को दर्शाता है और पहले लाइटर का आविष्कार करने के लिए जिसे डोबेनियर के लैंप के रूप में जाना जाता था, उन्होंने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जिसे डोबेनियर लैंप के रूप में जाना जाता है। जिसे डोबेनियर लैंप के रूप में जाना जाता है। उन्होंने क्या है किया दोस्तों, उन्होंने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जिसे डोबेनियर का लैंप के रूप में जाना जाता है। तो 112 प्रश्न है, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है दोस्तों? आंसर इसका ऑप्शन ए हेनरी का नियम। ऑप्शन ए हेनरी का नियम। हेनरी का नियम गैस नियम में से एक है जो बताता है कि एक तरल में घुलित गैस की मात्रा तरल के ऊपर उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होती है। अनुपातिकता कारक को हेनरी का नियम कहा जाता है। अनुपातिकता कारक को हेनरी का नियम कहा जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक रासायनिक गुण और दोस्तों ये हमारा रसायन विज्ञान सेक्शन में 8वां टॉपिक है। प्रश्न दोस्तों शुरू है हमारे 213 प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ हिंसक रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में परमाणु संख्या इसकी 37 है? निम्नलिखित में से कौन एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ हिंसक रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में परमाणु संख्या इसकी 37 है? आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रुबिडियम। रुबिडियम। रुबिडियम यह क्षार धातु समूह में एक बहुत नरम सफेद भूरे रंग की धातु है। रुबिडियम एक क्षार धातु समूह में एक बहुत नरम सफेद भूरे रंग की धातु है। इसका उपयोग चश्मे में किया जाता है। आतिशबाजी में बैंगनी लाल रंग फाइबर ऑप्टिक्स दूरसंचार प्रणाली और रात दृष्टि उपकरणों में उपयोग किया जाता है। स्ट्रोंटियम के साथ धातु का उपयोग रेडियोधर्मी रूप से चट्टानों खनिजों और उल्का पिंडों को करने के लिए किया जाता है। टीजियम की दोस्तों परमाणु क्रमांक है 55 और फ्रांसियम का है 8787। आगे है प्रश्न 214 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन। साइनाइड रासायनिक यौगिक है जो एक रासायनिक सूत्र Cn- के साथ तेजी से काम करने वाले जहर हैं। साइनाइड रासायनिक यौगिक हैं जो एक रासायनिक सूत्र Cn के साथ तेजी से काम करने वाले जहर हैं। एक अमोनिया अणु दूसरे प्रोटॉन H को बांध सकता है और अमोनियम आयन NH+ बन सकता है, NH4+ बन सकता है।
ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन तत्व का ऋणावेशित रूप Br- है। फ्लोराइड आयन F- मूल गुणों के साथ फ्लोरीन का सबसे सरल अकार्बनिक एक परमाणु आयन है। निम्नलिखित में से कौन बेरिलियम का एक गुण है? निम्नलिखित में से कौन एक बेरिलियम का गुण है? दोस्तों आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, सहसंयोजक यौगिक ये बनाता है। सहसंयोजक यौगिक यह बनाता है। बेरिलियम आवर्त सारणी में 4 की परमाणु संख्या वाला तत्व है। बेरिलियम आवर्त सारणी में 4 की परमाणु संख्या वाला तत्व है। यह एक द्विसंयोजक और अत्यधिक विषैला तत्व है। प्रकाश धातुओं में तत्व का सबसे अधिक गलनांक होता है। प्रकाश धातुओं में तत्व का सबसे अधिक गलनांक होता है। बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। यह अपेक्षाकृत नरम होता है और इसका घनत्व कम होता है। बेरिलियम का उपयोग तांबे या निकिल के साथ मिश्र धातुओं में जाइरोस्कोप, स्प्रिंग्स, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 216 प्रश्न में दोस्तों दिया गया है कैल्वेराइट नामक खनिज एक टेलुराइड खनिज है जिसमें शामिल है। कैल्वेराइट नामक खनिज एक टेलुराइड खनिज है जिसमें शामिल है। आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना। कैल्वेराइट या गोल्ड टेलुराइड सोने का एक असामान्य टेलुराइड है। कैल्वेराइट या गोल्ड टेलुराइड सोने का एक असामान्य टेलुराइड है जो रासायनिक सूत्र AuTe2 के साथ एक धातु खनिज है जिसमें लगभग 3% सोने की जगह चांदी होती है। जिसमें लगभग 3% सोने की जगह चांदी होती है। खनिज कार्नोटाइट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खनिज कार्नोटाइट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम का। कार्नोटाइट रेडियोधर्मी चमकीला पीला मुलायम और मिट्टी वाला वेनेडियम खनिज जो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्नोटाइट रेडियोधर्मी चमकीला पीला मुलायम और मिट्टी वाला वेनेडियम खनिज जो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्नोटाइट एक चमकीले से हरे पीले रंग का खनिज है। प्राथमिक यूरेनियम अयस्क खनिज यूरेनाइट UO2 पहले पिच ब्लेंड के रूप में इसे जाना जाता है। बैरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले डैश रंग में जलते हैं। आंसर ऑप्शन डी, हरे रंग में। बैरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले हरे रंग में जलते हैं। बैरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले हरे रंग में जलते हैं। स्ट्रोंट्रियम गहरे लाल रंग देता है। तांबा नीला रंग पैदा करता है और सोडियम पीला रंग देता है। तांबा नीला रंग देता है और सोडियम पीला रंग देता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील है? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील है? आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम के। सोडियम लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि सोडियम आसानी से पानी के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बनाता है। सोडियम लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि सोडियम आसानी से पानी के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बनाता है। अगला प्रश्न है 220 प्रश्न, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है? समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। कम दबाव या अधिक ऊंचाई पर क्वथनांक कम होता है। कम दबाव या अधिक ऊंचाई पर क्वथनांक कम होता है। समुद्र के स्तर पर शुद्ध पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 2 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कम वायुमंडलीय दबाव पर शुद्ध पानी लगभग 154 डिग्री फ़ारेनहाइट या 68 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कम वायुमंडलीय दबाव पर शुद्ध पानी लगभग 154 डिग्री फ़ारेनहाइट या 68 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी, पानी। ध्रुवीय अणु एक अणु होता है जिसमें ध्रुवीय बंधन होते हैं। ध्रुवीय अणु एक अणु होता है जिसमें ध्रुवीय बंधन होते हैं जहां सभी बंधन के ध्रुवीय क्षणों का योग शून्य नहीं होता है। ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण में हैं पानी H2O, इथेनॉल, अमोनिया NH3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यौगिक के बारे में सत्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों आपको जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो दिए गए हमें प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है तत्व नए यौगिकों को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। और चौथा दोस्तों ऑप्शन है यौगिकों में से एक परिवर्तनशील रचना होती है। यौगिकों में एक परिवर्तनशील रचना होती है। तो ऑप्शन डी ही दोस्तों हमारा इसमें जो है वो यौगिकों के बारे में सत्य नहीं है। जो यौगिक है उनके बारे में ये सत्य कथन जो है नहीं दिया गया है। एक यौगिक दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों को रासायनिक रूप से बंध कर बनने वाला पदार्थ है। एक यौगिक दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों को रासायनिक रूप से बंध कर बनने वाला पदार्थ है। एक यौगिक में एक साथ बंधन रखने वाले तत्वों के प्रकार भिन्न हो सकते हैं। सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन दो सामान्य प्रकार हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए ऊंचाई में परिवर्तन। ऊंचाई में परिवर्तन जो है दोस्तों ये अवलोकन जो है ये मदद नहीं करता है निर्धारित करने में कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ऊंचाई में परिवर्तन यह निर्धारित करने का मापदंड नहीं है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं। 224वां प्रश्न दोस्तों निम्न में से किस में सबसे कम गलनांक होता है? आंसर है ऑप्शन बी टिन में। जिंक विद्युत का सुचालक है। एक धातु के लिए जिंक का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन में 232 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्मा का कुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्मा का कुचालक नहीं है? आंसर दोस्तों ऑप्शन डी पारा। पारा एक भारी चांदी जैसा सफेद तरल धातु है। पारा एक भारी चांदी जैसा सफेद तरल धातु है। अन्य धातु की तुलना में यह ऊष्मा का कुचालक है लेकिन विद्युत का सुचालक है। यह विद्युत का सुचालक भी है इसलिए यह विद्युत स्विच का एक उपयोगी घटक है। धातुएं अन्य धातु से टकराने पर बजने की ध्वनि उत्पन्न करती हैं क्योंकि वे डैश होती हैं। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन सी ध्वनिक। ध्वनिक यानी कि सोनोरिटी धातु का वह गुण है जो टकराने पर बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनिक सोनोरिटी धातु का वह गुण है जो टकराने पर बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। सभी धातुएं अत्यधिक ध्वनिक होती हैं। बहुत कम वैद्युतीय ऋणात्मक के कारण धातु में इलेक्ट्रॉन बंधन अत्यधिक निरूपित होता है। हिट होने पर इलेक्ट्रॉन बादल आसानी से चलता है और ऊर्जा का अपव्यय कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें डैश कहा जाता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें डैश कहा जाता है। आंसर दोस्तों इसका समभार। समभार आइसोबार यानी कि समभार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु न्यूक्लियोराइड होते हैं। आइसोबार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु न्यूक्लियाइड होते हैं जिनमें समान संख्या में न्यूक्लियन होते हैं। इसी प्रकार आइसोबार परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या में भिन्न होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। आइसोबार की एक श्रृंखला का उदाहरण है एस यानी कि सल्फर 40, फ्लोरीन 40, ऑर्गन 40 और कैल्शियम 40। कैल्शियम ये होगा कैल्शियम 40 होगा आपका पोटेशियम 40। पोटेशियम 40। तो ये सभी जो है आपके आइसोबार के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक विलयन। और दोस्तों विलयन जो हमारा रासायनिक विज्ञान सेक्शन में 9वां टॉपिक है। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हैं 228वें प्रश्न से। प्रश्न है दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? आंसर दोस्तों इसका स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का स्तंभ क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी एक रासायनिक यौगिक को द्रव में घुले मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है। माइक्रोटॉमी हड्डियों खनिजों और दांतों जैसी सामग्री के लिए पतले वर्गों की तैयारी के लिए एक विधि है। ऑटोक्लेव कीटाणुशोधन और नसबंदी के लिए एक भौतिक विधि प्रदान करते हैं। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी एक रासायनिक यौगिक को द्रव में घुले मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है।
माइक्रोटॉमी हड्डियों, खनिजों और दांतों जैसी सामग्री के लिए पतले वर्गों की तैयारी के लिए एक विधि है। ऑटोक्लेव कीटाणु शोधन और नसबंदी के लिए एक भौतिक विधि प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 229वां प्रश्न, भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, ऑप्शन भाप वाष्पशील पदार्थों को। भाप वाष्पशील पदार्थों को, वे पदार्थ जो भाप में वाष्पशील होते हैं उन्हें भाप आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। वे पदार्थ जो भाप में वाष्पशील होते हैं उन्हें भाप आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। भाप आसवन एक पृथक्करण प्रक्रिया है। भाप आसवन एक पृथक्करण प्रक्रिया है जिससे जिसमें अन्य वाष्पशील और गैस वाष्पशील घटकों के साथ जल का आसवन होता है। मोटे या दानेदार पदार्थ जिम्नास्ट द्वारा उपयोग किया जाता है क्योंकि यह छड़ बार और जिम्नास्ट के हाथों के बीच घर्षण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग पानी में कुल घुलित ठोस पदार्थों टीडीएस को कम करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग पानी में कुल घुलित ठोस पदार्थों यानी कि टीडीएस को कम करने के लिए किया जाता है? दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, आयन एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन है, ये हमें पदार्थ दिए गए ऑप्शन नीचे है दोस्तों। पदार्थ है आयन एक्सचेंज, दूसरा है आसवन और तीसरा है कॉर्डिंग, जिसमें हमारे ऑप्शन है केवल ए आयन एक्सचेंज, बी ऑप्शन है केवल 3 कॉर्डिंग और तीसरा ऑप्शन है दोनों 1 और 2 यानी कि आयन एक्सचेंज और आसवन, और चौथा ऑप्शन दोस्तों में दिया गया है 2 और 3 यानी कि आसवन और कॉर्डिंग का। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों को यानी कि आयन एक्सचेंज और आसवन। आयन एक्सचेंज और आसवन, आयन एक्सचेंज और आसवन तकनीकों का उपयोग पानी में कुल घुलित ठोस को कम करने के लिए किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज और आसवन तकनीकों का उपयोग पानी में कुल घुलित ठोस टीडीएस को कम करने के लिए किया जा सकता है। 50 से 150 के बीच टीडीएस यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का स्तर सबसे उपयुक्त और स्वीकार्य माना जाता है। 231वां प्रश्न है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग बर्तन में एकत्र किया जाता है और संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक बच जाते हैं। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन बी आसवन। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तरल का वाष्प में रूपांतरण शामिल होता है। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तरल का वाष्प में रूपांतरण शामिल होता है जिसे बाद में संघनित करके वाष्प द्रव में बदल दिया जाता है। विसंक्रमण अमिश्रणीय तरल पदार्थ या एक तरल और एक निलंबन जैसे ठोस मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया है। अवसादन एक भौतिक जल उपचार प्रक्रिया है। अवसादन एक भौतिक जल उपचार प्रक्रिया है जिसमें पानी से निलंबित ठोस को हटाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया जाता है। अवसादन एक भौतिक जल उपचार प्रक्रिया है जिसमें पानी से निलंबित ठोस को हटाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया जाता है। 232वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, डैश पानी में निलंबन में कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ए निलंबन से बाहर निकालने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। आंसर दोस्तों इसका अवसादन। अवसादन पानी में निलंबन में कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकालने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। अवसादन पानी में निलंबन में कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकालने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। निलंबन से निकलने वाले कण तलछट बन जाते हैं और जल उपचार में कीचड़ के रूप में जाने जाते हैं। 233वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन तथा विलय के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन तथा विलय के बारे में सही नहीं है? जो दोस्तों सही नहीं है उसको हमें बताना है। हमें दिए गए हैं, विलय के कण प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। विलय के कण प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों, विलय के कण तल में बैठ जाते हैं जब विलयन को अबाधित रखा जाता है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, विलय के कणों को बिना सहायता वाले नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। विलय के कणों को बिना सहायता वाले नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है, विलयन एक सजातीय मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो सही नहीं है विलयन तथा विलय के बारे में वो हमें बताना है। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
विलय के कण तल में बैठ जाते हैं जब विलयन को अबाधित रखा जाता है, तो ये दोस्तों सही नहीं है। विषमांगी विलयन में विलय के केवल कण ही तल में बैठ जाते हैं। विषमांगी विलयन में विलय के केवल कण ही तल में बैठ जाते हैं जब विलयन को अविचल दिशा में छोड़ दिया जाता है। एक समरूप विलयन में विलय विलायक में पूर्णतः घुल जाता है। उदाहरण के लिए पानी में नमक या चीनी पूरी तरह कैसे घुल जाती है। 234वां प्रश्न है, द्रवों में गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ डैश रहती है, तो आंसर ऑप्शन सी बढ़ती है। द्रवों में गैस की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। द्रवों में गैसों की विलयता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। द्रवों में गैसों की विलयता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है और तापमान में वृद्धि के साथ घटती जाती है। विलयन को गर्म करने पर तापीय ऊर्जा मिलती है जो गैस और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षक बलों पर काबू पाती है, जिससे गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है और जब हम तापमान कम करते हैं तो घुलनशीलता बढ़ जाती है। जब हम तापमान को कम करते हैं तो घुलनशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 235वां प्रश्न, आयनों के स्वतंत्र प्रवास का नियम कहता है कि एक विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को विद्युत अपघटय के ऋणायन और धनायन के निजी योगदानों के जोड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। आयनों के स्वतंत्र प्रवास का डैश नियम कहता है कि एक विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को विद्युत अपघटय के ऋणायन और धनायन के निजी योगदान के जोड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलेराउस्च। अनंत तनुता पर एक आयन के स्वतंत्र प्रवास का कोलेराउस्च नियम विलायक की प्रकृति और संभावित प्रवणता पर निर्भर है, लेकिन मौजूद अन्य आयनों पर नहीं। अनंत तनुता पर एक आयन के स्वतंत्र प्रवास का कोलेराउस्च नियम विलायक की प्रकृति और संभावित प्रवणता पर निर्भर है, लेकिन मौजूद अन्य आयनों पर नहीं। कोलेराउस्च नियम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के निर्धारित चालकता को सीमित करने के निर्धारण में मदद करता है। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स में कम निर्धारित चालकता होती है। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स में कम निर्धारित चालकता होती है और उच्च सांद्रता पर पृथक्करण की डिग्री कम होती है। अगला प्रश्न है 236वां प्रश्न, डैश दो या दो से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है। आंसर है ऑप्शन बी, विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। इसमें एक विलय और एक विलायक होता है। विलय विलायक में घुल जाता है। उदाहरण के लिए खारे घोल में नमक पानी में विलायक के रूप में घुला हुआ विलय है। निम्न में से किसे एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से किसे एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री जल को। समुद्री जल शुद्ध जल और घुले हुए आयनिक पदार्थों का मिश्रण है। समुद्री जल शुद्ध जल और घुले हुए आयनिक पदार्थों का मिश्रण है। पानी एक बहुत अच्छा विलायक है। विलायक तरल पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को घोल सकते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश पानी महासागरों, झीलों, नदियों और तालाबों के पानी सहित कई विलय होते हैं। अन्य सभी तीन विकल्प ऐसे तत्व हैं जो ठोस रूपों में मौजूद हैं। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 238वां प्रश्न। डैश मिश्रण को अलग करने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें इसे एक माध्यम के द्वारा विलयन अथवा निलंबन से पारित करवाया जाता है, जिसमें घटक अलग अलग दर से आगे बढ़ते हैं। डैश मिश्रण को अलग करने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें इसे एक माध्यम के द्वारा विलयन अथवा निलंबन से पारित करवाया जाता है, जिसमें घटक अलग अलग दर से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आंसर ऑप्शन डी, वर्ण लेखन। क्रोमैटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन एक मिश्रण के पृथक्करण के लिए एक प्रयोगशाला तकनीक है। क्रोमैटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन एक मिश्रण के पृथक्करण के लिए एक प्रयोगशाला तकनीक है। मिश्रण एक तरल में घुल जाता है जिसे मोबाइल चरण कहा जाता है, जो इसे एक संरचना के माध्यम से ले जाता है जिसमें एक अन्य सामग्री होती है जिसे स्थिर चरण कहा जाता है। मिश्रण के विभिन्न घटक अलग अलग गति से यात्रा करते हैं जिससे वे अलग हो जाते हैं। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ रसायन विज्ञान सेक्शन के टॉपिक आदर्श गैस का नियम, रासायनिक गुण और विलयन से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।